नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर आयोग उम्मीदवार से अप्रसन्नता व्यक्त कर सकता है, उसकी निंदा, सेंसर कर सकता है और अगर मामला आपराधिक हो तो उचित अधिकारी से एफआईआर दर्ज करने को कह सकता है। लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में जब चुनावी जीत के लिए कुछ भी करना कई जगह जायज बताया या माना जाता है, तब चुनाव आयुक्त के अप्रसन्नता जताने और निंदा करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये निर्भर करता है कि आप में कितनी शर्म है। दरअसल चुनाव आयोग पर देश में चुनाव करवाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन 2022 चुनाव के पहले आदर्श आचार संहिता के इतने कथित उल्लंघन हो रहे हैं कि सवाल पूछा जा रहे हैं कि आखिर आयोग कहाँ है और क्या उसका हाल किसी ऐसी अप्रभावी संस्था या बिना दांत के शेर जैसा तो नहीं है जिसकी किसी को परवाह नहीं। लगातार वक्त बदला है और जागरूकता भी समाज में आई है और एक सबसे बड़ा माध्यम के हर हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जो कैमरे का भी काम करता है और सारी चीज़ों को कैद कर लेता है और वहीं से सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह वो दृश्य देखने को मिलते हैं कि आखिर जो आचार संहिता के आगे आदर्श शब्द लगाया गया है वो कितना बेईमानी सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता की धज्जियाँ वो जिम्मेदार लोग उड़ा रहे हैं जिन पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और राजनीतिक दलों के मुखिया हैं और उनसे उम्मीद है कि वो जो परिपाटी डालेंगे वो राजनीति में आगे उसी का अनुसरण आने वाली पीढ़ियां करेंगी। बावजूद इसके लगातार आदर्श आचार संहिता की अनदेखी की जा रही है और नियमों से परे जाकर सिर्फ व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों को सर्वोपरि रखकर चुनाव जीतने की मशक्कत की जा रही है, जो कि पूर्णतया समाज के लिए सही संदेश नहीं है। लेकिन ये बदस्तूर जारी है और जिम्मेदार भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात कि सबको एक दूसरे का पता है लेकिन किसी को अपना पता नहीं। ये कितना हैरत अंगेज है कि अपना पता नहीं है और दूसरे का पता है, और वो हर शख्स जो ये जानता है कि आचार संहिता है, बावजूद इसके उल्लंघन लगातार जारी है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अख्तियार करना चाहिए, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी से इतर एक दूसरे पर महज आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्वयं वही काम कर रहे हैं जिससे चुनाव आयोग की सख्त मनाही है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर जिम्मेदारों को रोके कौन और कौन उन पर अंकुश लगाए, क्योंकि जिस तरह और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी से। सत्येंद्र जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। सत्येंद्र जी, आचार संहिता के उल्लंघन का लगातार मामला देखने में आ रहा है और हर राजनीतिक दल दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन खुद नहीं देख रहा है कि ये वाकई में जिम्मेदारीपूर्ण रवैया इख्तियार करना चाहिए और नहीं किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये बात मालूम है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं
जो पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से चला रहे हैं, सबको मालूम है एट अ सिंगल कॉल द इलेक्शन कमीशन इज अवेलेबल इन हिज ऑफिस इन एट हिज हाउस। तो अब जहां रूलिंग पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के एक टेलीफोन पे इलेक्शन कमीशन उपलब्ध है उनके घर पे, उनके कार्यालय पर, तो आप सोचिए कि कार्यकर्ताओं का, उनके पदाधिकारियों का, मंत्रियों का और जितने भी स्टेट में उनकी गवर्नमेंट से, उनका मनोबल कहाँ होगा। वो कोई मानने को, फिर खुद गृह मंत्री में आप देखिए उनका जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, जिस तरह से वो ध्रुवीकरण का कोशिश कर रहे हैं वहां कैराना में, आप देखिए कितनी भीड़ हो रही है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो खुद किसी भी प्रकार की इस तरह की प्रक्रिया का जो है पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना से लेकर और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से लेकर किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर इलेक्शन कमीशन को बहुत ही पारदर्शी परिस्थितियों के साथ पेश आना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को, रूलिंग पार्टी को बिना फेवर किए, जब कोई अपोजिशन में कोई भी बात होती तो आप चस्पा कर देते हैं नोटिस, और सरकार के खिलाफ आपका एक कोई शब्द नहीं आ रहा है कि ना कोई टीवी चैनल पे दिखाई दे रहा है, ना कोई नोटिस आ रहा है। आप कमीशन को तो एकदम संतुलित होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि चुनाव को बहुत ही पारदर्शिता के साथ और बहुत ही संतुलित एक व्यवस्था के साथ कराना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ अपोजिशन को लेकर आप नोटिस चस्पा कर देते हैं, आप एक रिलीज कर देते हैं, आप एफआईआर भी करा देते हैं, आप कुछ भी करा देते हैं, लेकिन सरकार में जितने अपराधी बैठे हुए हैं और जितने लोग जिस तरह की अव्यवस्था के साथ यहाँ प्रचार प्रसार, किसी का कोई मानने वाला तैयारी नहीं है। तो सरकार के जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ भी कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। सत्येंद्र जी, क्या समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसी चिट्ठी निर्वाचन आयोग को लिखी है कि अगर इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं तो? ये तीसरी चिट्ठी है आयोग के लिए। समाजवादी पार्टी हर बार जब भी कहीं कोई अव्यवस्था होती है और किसी भी नियम का उल्लंघन होता है, पार्टी अपनी तरफ से एक चिट्ठी जारी करती है और नोटिस जो है इलेक्शन कमीशन को सूचना भेजती है। अभी भी रिसेंटली भी हमने जो ओपिनियन पोल को लेकर, जो वोटिंग से पहले, चुनाव से पहले जो सर्वे में सीधा सीधा रूलिंग पार्टी की सरकार बना दे रहे हैं, कुछ लिमिटेड चैनल्स जो हैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को मेंटल लेवल पे उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सत्ता और सरकार के जो सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है कि ओपिनियन पोल को, ऐसे पोल को बैन किया जाए जो टारगेटेड हैं। तो ऐसे टारगेटेड पोल्स को बैन किया जाना चाहिए। ठीक है। आलोक जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। आलोक वत्स जी, ये जो आचार संहिता का उल्लंघन लगातार देखने में आ रहा है और हर एक जिम्मेदार है, राजनीतिक दल और सभी राजनीतिक जो व्यक्ति हैं वो भी जिम्मेदार हैं, बावजूद इसके अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा करके और लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें कॉल करके देखिए, डिपैच करिए। लेकिन इसका ये मूल कारण है, सिर्फ वार्निंग दिया जाता है या अगर बहुत ज्यादा संगीन मामला अगर पाया जाता है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस पर कानून थोड़ा और सख्त होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, खासकर समाजवादी पार्टी का, जिस दिन आपने देखा होगा मौर्य जी जिस दिन ज्वाइनिंग किए थे, उस दिन वो रैली की तरह था और किसी आदमी के पास मास्क नहीं था, इंक्लूडिंग स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इस तरीके की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कल योगी जी आए थे गाजियाबाद, आप देखिए वो सारे लोग मास्क में थे, वो खुद भी मास्क लगाए हुए थे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस पर कानून और सख्त होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वार्निंग देने से या सिर्फ एफआईआर दर्ज होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक किसी पर। दर्ज हो गई एफआईआर, लेकिन उसको वो ठंडे बस्ते में ही है। तो इस पर कानून ऐसा लगता है कि जैसे आयोग कठपुतली के जैसा नजर आता है। उसको जितना प्रभावी होना चाहिए, यही आयोग था जो, और उनके बाद एक और आए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, नजर आता है। तो सर ये जिम्मेदार आप कह रहे हैं सर, ये तो आप तो खुद स्वयं केंद्र सरकार में हैं और स्वयं
राज्य सरकार में। सर आप कह रहे हैं कठपुतली की तरह नजर आता है। तरीके की, जैसे अभी समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से रैली हुआ, रैला हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं क्या कहूँगा। नहीं नहीं सर, देखिए टीएन शेषन ऑटोनोमस बॉडी है, उसको सरकार का दखल अंदाजी नहीं है, सरकार थोड़ी नियंत्रित करता है चुनाव आयोग को, तब तो हर चीज अपने आप कर ले। नहीं तो सर, ये समाजवादी पार्टी प्रभावित कर रही है क्या? ये जो फाजिल दोस्त कह रहे थे कि जो अभी ये जो सर्वे आ रही है, ओपिनियन पोल आ रही है, तो भाई ये तो अधिकार है ये समाचार नहीं आलोक जी मेरा एक सवाल है आपसे, क्या समाजवादी पार्टी इतनी प्रभावशाली है क्या, केंद्र में भी निर्वाचन आयोग को प्रभावित कर रही है और राज्य में भी कर रही है? देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि चुनाव आयोग के जो अपने मापदंड है, अधिकार है, वो किस तरीके के है, इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। मैंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी थोड़ी कर रही है, निर्दलीय है वो भी कर रहा है, सब कर रहा है। समाजवादी पार्टी थोड़ा ज्यादा आगे होकर कर रही है, लेकिन कमोबेश सब में भी ये देखने को मिल रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक है ये जो आपने चल रही है। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक है ये कि चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रहा है और समाजवादी पार्टी प्रभावित कर रही है उसको। मैं जान लेता हूँ मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी लगातार उल्लंघन कर रही है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो कार्रवाई कौन करेगा सर? चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग तो सूंजी ऑटोनोमस बॉडी है, हाँ, उस पर सरकार की दखल अंदाजी नहीं है, सरकार के इशारे पे नहीं चलती है। और जो समाचार पत्रों में जो लगातार ओपिनियन पोल आ रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिखाई दे रही है सत्ता के नजदीक, उस पर इनको जो ऑब्जेक्शन है, ये तो लोकतंत्र में अधिकार है ओपिनियन पोल देने का, और 7 के 7 ओपिनियन पोल आए हैं, उस 7 में अगर योगी जी की सरकार, चलिए वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, सत्येंद्र यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्येंद्र यादव बोले, यादव जी बोले, स्वागत है। ये खुद कंफ्यूज हैं, ये सरकार को और एक बड़ी पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है उसको रिप्रेजेंट करने आए हैं, ये खुद कंफ्यूज है। ये क्या कहना चाहते हैं? ये इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करना चाहते हैं, या समाजवादी पार्टी को ब्लेम करना चाहते हैं, या अपने आप को बहुत ही असहज और बहुत ही निराश बताना चाहते हैं कि मैं तो एकदम निराश हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। क्योंकि हम तो ये अपने आप को क्या बताना चाहते हैं यही नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी भी प्रकार आप लिखिए, आप इलेक्शन कमीशन को आप अपील करिए, हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के कुछ चुनिंदा टीवी चैनल्स, टीवी सैटेलाइट्स, मीडिया कर्मी वो टारगेटेड हैं, उनको सरकार द्वारा फंडिंग की जा रही है, और इसकी यही एक मूल कारण है कि उस चैनल्स की बड़ी फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा रूल की जा रही है, और वो उनका एक माइंड सेट है, वो सेट है, वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के ओपिनियन पोल्स में। पूरी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिलेक्टेड टीवी सैटेलाइट्स जो हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, सरकार की दलाली कर रहे हैं, और सरकार की सिर्फ और सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं। तो हम जो जान रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमारी अपील कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये बताएं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको सरकार में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई नियम कानून का पालन, आप ऐसे तो किसी को भी ठोक दे रहे हैं, कहीं भी कुछ भी, और आप योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में बीजेपी पूरी गुंडई, माफियाई, दबंगई के साथ चुनाव प्रचार को लेकर काम कर रही है। आप बताइए, डिप्टी सीएम इनके प्रोग्राम कर रहे हैं, कहाँ भगदड़ नहीं मच रही है? आप जितने लोग हैं, एक भी मास्क नहीं लगा रहा है। सत्येंद्र यादव जी मैं आऊंगा, आलोक जी मैं भी आऊंगा आपके पास, लेकिन इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक। इंदुकांत दीक्षित जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। इंदुकांत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। नमस्कार। नमस्कार इंदुकांत जी, ये राजनीतिक जो जिम्मेदार लोग हैं, आप तो देख ही रहे होंगे बहुत नज़दीक से सब लोगों को, ये दूसरे तो दिख रहे हैं इनको कि कौन राजनीतिक पार्टी कितना उल्लंघन कर रही है, लेकिन ये स्वयं को क्यों नहीं देख पा रहे हैं जिम्मेदार लोग? देखिए चंद्रशेखर जी, मेरा ये मानना है कि जहां तक चुनाव आचार संहिता के पालन का मामला है, उसमें कहीं कमी आती है, कोई परेशानी है, या लोग सारे के सारे एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं, खासकर से कोविड को लेकर के, तो इसमें कोई भी राजनीतिक दल इसमें
बचा हुआ नहीं है। गलतियां हो रही तो सभी से हो रही हैं। अगर जानबूझ के भी गड़बड़ी की जा रही है तो सभी कर रहे हैं। और जहां तक सत्येंद्र जी कह रहे थे कि एक फोन कॉल पे प्राइम मिनिस्टर की चुनाव आयोग उपलब्ध है, ये बिल्कुल निराधार बात है। और भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत है। टीएन शेषन जब बने थे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने चुनाव आयोग के पावर की ऐसी स्थिति बनाई देश में कि बड़े बड़े लोग डरने लगे। और उसके बाद से ठीक है, व्यक्ति जो सबसे ऊपर होता है, जो पद पे होता है, उसके आने जाने से तस्वीर थोड़ी बदलती है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा है, जो संवैधानिक मर्यादा है चुनाव आयोग का, उस मर्यादा में कभी भी प्रधानमंत्री बुलाए और चुनाव आयोग आ जाए, ये कोरी कल्पना है। इस तरह से अगर आप देखने लगेंगे तो आप ये देखें कि उसी संविधान के तहत आपका सर्वोच्च न्यायालय है, वहां भी प्रधानमंत्री बुलाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहुंच जाएंगे। ये कल्पना करना और हकीकत में क्या हो रहा है उसको देखना। आप देखें उत्तर प्रदेश में अभी 3 जिलों में एसएसपी को बदल दिया, एसपी को बदल दिया चुनाव आयोग ने। ये क्या प्राइम मिनिस्टर के फोन से बदल दिया? चुनाव आयोग सब पे नजर रख रहा है। आप समाजवादी पार्टी में जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का शामिल होना हुआ, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। क्या अखिलेश जी ने माना नहीं कि हमसे गलती हुई है? उन्होंने स्वयं सारे कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें चुनाव आयोग के एसओपीज का पालन करना है। जहां तक बात है, जो सत्येंद्र जी ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया हाउसेज अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, उसकी शिकायत करनी चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ कि मीडिया में अगर कोई भी हाउस या कोई भी पत्रकार चुनावों के समय में खास तौर से अनैतिक व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए। और अगर कोई चैनल ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस ही जब्त होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को जरूर से ऐसी कोई एसओपी बनानी चाहिए कि जैसे मैं कल देख रहा था, एक बहुत बड़े चैनल पे देश के अखिलेश जी का इंटरव्यू चल रहा था प्राइम टाइम में। इसी तरह से कुछ दूसरे चैनल्स पे दूसरी पार्टियों के जैसे भाजपा है, उनके भी बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन जो बसपा है, बाकी और जो छोटे दल हैं, उनके नेताओं को कोई घास नहीं डाल रहा है। तो चुनाव के समय में इस ढंग का न्यूज का कवरेज या इस ढंग के इंटरव्यू, ये भी कहीं न कहीं एक प्रेजुडिस कॉज करता है बाकी छोटे दलों के खिलाफ। आप देख लीजिए किसी कम्युनिस्ट पार्टी का, किसी और दल का, बसपा का, या फिर आप देखें ये असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी का जरूर कई बार इंटरव्यू आ जाता है, लेकिन बाकी उनके जो प्रदेश स्तर के नेता, उनको कोई पूछता नहीं है चैनल्स पे। तो इस समय जो विजिबिलिटी है, क्योंकि चुनाव में प्रचार रैलीज पे रोक लग गई है, तो इस पे भी कुछ एसओपी आना चाहिए कि कितने लोगों को कितना आपको एयर टाइम स्पेस दिया जा सकता है चैनल्स के, अखबारों में। अखबारों की मॉनिटरिंग होती है, बट चैनल्स पे जो कवरेज हो रहा है, इसको लेकर के कहीं न कहीं एसओपी जारी होना चाहिए कि हर पार्टी को या तो बराबर समय दें, या इस समय आप स्पेशल इंटरव्यूज या प्रोफाइल ऐसा जिससे कि जनता प्रभावित हो सके नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वो इंदुकांत जी, एक लिखिया मुंशी हुआ करता था तहसील के बाहर, वो जैसा कहा जाता था वैसा ही लिख देता था। कई बार एक सुना होगा आपने शब्द भी और देखा भी होगा उस लिखिया मुंशी को आपने। बिल्कुल। सत्येंद्र यादव जी, अब आपने ही कठपुतली बना रखा है तो सवाल तो आपसे ही कर लेते हैं कि आपने चुनाव को प्रभावित कर रखा है। हम कैराना की बात तो कर लेंगे आलोक वत्स से, लेकिन आपसे कर लेते हैं कि क्या आपके यहाँ पूर्णतया ईमानदारी बरती जा रही है आचार संहिता के आचरण को लेके, उसके पालन को लेके? जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो भी आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो गलती की, जो त्रुटि हुई, उसको स्वीकार किया। कम से कम हमसे अगर कोई गलती हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, तो ये देखिए इन्होंने अभी बताया कि हमने स्वीकार किया। ये तो ना तो गलती मानते हैं, ना स्वीकार करते हैं, और ना ही ये रुकते हैं। इनको तो कोई रोकने थामने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की सभी संवैधानिक संस्थाएं इनके हाथ में हैं। इनको मालूम है कि इनका सब पर जोर है। तो ये इस वक्त इतने घमंड में है, इतने अहंकार में है। इन लोगों का सारे कृत्य जो है वो एकदम ब्रिटिश हुकूमत की तरह है कि ये कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं, कुछ भी कहना चाहे वो कह सकते हैं। और झूठ कहने के लिए तो इनके पास ये पीएचडी है सब।
इनके यहाँ मुझे लगता है कि भर्ती किया जाता होगा कि आप कितने % झूठ बोल सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है उसको प्रवक्ता बना के टीवी बैठा दो, और जो सलीके से झूठ बोल सकता है उसको एनालिस्ट कर। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर भी रोकथाम लगनी चाहिए। जो लोग राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर जो रूलिंग पार्टी को और सत्ताधारी पार्टी को सिर्फ चापलूसी का काम करते हैं और जो संतुलित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर भी कमान कसनी चाहिए, क्योंकि वो भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं लोगों को। रही बात सरकार, जो है सरकार चारों तरफ से फेल है। सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ से सत्ता सरकार जाने वाली है इनकी। अब माननीय अखिलेश यादव को रोकने के लिए पूरे देश की भाजपा नहीं, पूरे विश्व की भाजपा केंद्रित है, और ये जो कर सकते हैं वो सब कुछ करने को तैयार है, जैसा इन्होंने जिला पंचायत में किया था। संदेह है कि कहीं न कहीं ये इस विधानसभा चुनाव में भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं और हमारी पार्टी की ओर से मैं कमीशन से अपील करता हूं कि कमीशन प्रॉपर इसको मॉनिटर करे। सत्येंद्र जी, पूरे विश्व की भाजपा कहाँ है, आप बताइए थोड़ा, ये भी आप भी। ये अपने आप को पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो बता रहे हैं। अच्छा, तो इनके विश्व में फॉलोअर हैं भाई, ठीक है, दुनिया में लोग हैं, ठीक तो है। इनको फंड करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनके लिए नई नई स्कीम लेके आते हैं। अब ये तो देखिए आप ही मान रहे हैं कि सर्वव्यापी हो चुके हैं ये। देखिए ये सर्वव्यापी जो हो चुके हैं, तो अब इनका यहाँ से शुरू होगा। यहाँ इनका घमंड और अहंकार है, इस उत्तर प्रदेश से टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये दूर दूर तक नजर नहीं आने वाले। ठीक है, आलोकवत शुरू हो गई है। ठीक है, आलोकवत आप सर्वव्यापी हो चुके हैं ऐसा समाजवादी पार्टी कह रही है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 2 सवाल मेरे आपसे हैं कि क्या आपके कार्यकाल में भी कोई TN शेषन पैदा होंगे, और दूसरा ये कि आप बोलते हैं समाजवादी पार्टी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, लेकिन कैराना पर आपको भी बोलना चाहिए जिस तरह गृह मंत्री प्रचार कर रहे थे। देखिए पहले तो मैं सत्येंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने स्वीकारा कि हम विश्वव्यापी हो चुके हैं। हमारे सिद्धांतों में, हमारे कार्य क्षमता से, हमारे कार्य कुशलता से पूरा विश्व प्रभावित है। सही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं की लिस्ट में प्रथम स्थान पर चले गए। तो ये हमारी देन है, हमारे कार्यों के कारण हुआ है। वहाँ तो लोग नहीं, वहाँ के टीवी चैनल और वहाँ के लोग जो इनको चुने हैं वो तो नहीं प्रभावित हो गए हमारे द्वारा। और सही बात इंद्रेश जी ने कहा है कि टीवी चैनलों पे जितने भी टीवी चैनल हैं उनको हर एक पार्टी को समान रूप से टाइम देना चाहिए, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों न लड़ रहा हो, क्योंकि रैलियों पे पूर्णतया रोक लग गया है। और रही बात TN शेषन की, उन्होंने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन की मर्यादा क्या होती है। लोगों के रूह में डर कांप गया। बिहार के चुनाव में जो बूथ छापे जाते थे, जो गुंडागर्दी होती थी, लापता कर दिया उन्होंने इन चीजों को। तो इसका मतलब कि उनके पास अधिकार हैं। वो ऑफिसर किस ग्रेड के हैं? एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ठंडा कर देता है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में दे जाता है, पूरी लचर व्यवस्था हो जाती है। तो व्यवस्था है, अधिकार है, लेकिन उसको आप कितने प्रभावी ढंग से लागू करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और इन्होंने कहा कि सब लोग प्रधानमंत्री, पूरा ही कुनबा प्रधानमंत्री के थैली में है। ये बिल्कुल निराधार बात है। ये ऑटोनोमस बॉडी है। लोकतंत्र में ऑटोनोमस बॉडी में किसी तरीके, ठीक कहा उन्होंने, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज को फोन करके बुला सकते हैं अपने यहाँ, आ जाओ मैं तुमको बुला रहा हूँ, ये कर दो, और ऐसा किस तरीके का तुम इस पर डिसीजन दे दो, सही नहीं। इसलिए और समाजवादी पार्टी जानकारी चल रही है। आप मुझे बोलने दीजिए, आप अपने टाइम पे बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। सत्येंद्र यादव, देखिए सुनिए, आपका पक्ष आपने रखा, अब जब वो पक्ष रख रहे हैं तो कम से कम सुनिए, अनाधिकार प्रवेश नहीं होना चाहिए किसी के भी क्षेत्र में। न्यूज चैनल है या समाचार पत्र है, उनको ये अधिकार है इस तरीके के सर्वे करने के लिए। किसी भी सर्वे में ये दूर दूर तक कहीं सत्ता के नजदीक नहीं आने दिखाई दे रहे हैं। तो उसके कारण इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक भी चैनल या एक भी समाचार पत्र का सर्वे अगर दिखाता ये कहीं भी सरकार बनाने के काबिल है तो मैं मान जाता। अरे
दर्द हो रहा है। चलिए अब थोड़ा कैराना पे भी बोल दीजिए, गृह मंत्री प्रचार कर रहे थे। कैराना पर क्या बोले, कैराना पर जो वस्तु स्थिति है वही जाके उन्होंने बताया। कैराना से लोगों ने पलायन कराया। हम नहीं, लेकिन डोर टू डोर अभियान चला रहे थे कल गृह मंत्री, और जिस तरह के दृश्य देखने को मिले लगातार बिना मास्क के। देखिए, डोर टू डोर जाने में ये तो अधिकार है, क्या डोर टू डोर जाइए, बल्कि वही होना चाहिए। लेकिन भीड़ ये बहुत जो थी ना रैली सर। रैला होता है, ये जो रैली रैला होता है, ये जो रोड शो होता है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और गलत ढंग से पैसे का दुरुपयोग होता है। ये तो डोर टू डोर, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है और अमित शाह जी पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बाद में गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं है, हम भी डोर टू डोर जा सकते हैं। तो डोर टू डोर गए, क्या दिक्कत है? इनको सबक लेनी चाहिए। अखिलेश जी को डोर टू डोर भेजना चाहिए, राम गोपाल यादव जी को, शिवपाल यादव जी को डोर टू डोर भेजना चाहिए। तो वो लोग तो एसी कमरे से बाहर आएंगे नहीं, या एसी बस में बैठ के ऊपर से दिखाई दे देंगे। डोर टू डोर ये कहाँ थे, कहाँ थी समाजवादी पार्टी जिस समय लोग करा रहे थे कोरोना से? कहीं दिखाई दिया इन्होंने? कहीं इनका कोई था कुछ, इन्होंने कहीं हेल्प दिखाई? चलिए ठीक है, मैंने आपका पक्ष जाना। इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए लोग, कोई भी राजनीतिक दल अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और सब एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं, तो ऐसे में कैसे उम्मीद करें कि फिर कोई टीएन सेशन पैदा होगा चुनाव आयोग में? चंद्रशेखर जी, टीएन सेशन इस देश में, हमारे मन में, हमारे दिल में बसता है। वो एक संस्था बन गए, व्यक्ति नहीं रह गए। बस केवल जो पद पे है, जो निर्वाचन आयोग में इसमें आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको थोड़ा कड़क मिजाज अपना लेना होता है कई बार। आप देखें जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने एसओपी जारी किए हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि चाहे वो अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार के लिए जाएं डोर टू डोर, चाहे मायावती जी जाएं, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री गृह मंत्री जाएं, नड्डा जी जाएं, जो चुनाव आयोग ने देखिए 5 लोगों से बढ़ाकर 10 लोगों की सीमा कर दी कल परसों। अब वो जो 10 लोग जाएंगे, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाएंगे तो पहले तो उनके साथ सुरक्षा कर्मी ही, जो Z+ सिक्योरिटी होती है गृह मंत्री के साथ, वो सुरक्षा कर्मी ही उनके पास 35 से 36 होते हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जब वो डोर टू डोर जाते हैं तो आप देखिए कवरेज के लिए मीडिया जाती है। जो दृश्य दिख रहे थे उस दृश्य में अगर ध्यान से गौर करिएगा उसको फ्रीज करके, तो उसमें चाहे जब भी आप देखेंगे प्रचार करते हुए अखिलेश जी को और अमित शाह जी को आप तुलना करें, मैं कह रहा, या योगी आदित्यनाथ को, तो उसमें आपको 70% तो मीडिया कर्मी दिखाई देंगे, उनपे कोई रोक नहीं है। अब देखिए एक चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पहल की है कि आप लोग जितना बचाव कर सके बचाएं। चुनाव का समय है, इसमें चुनाव आयोग को भी ये ध्यान रखना होगा कि ये आप एकदम बांध करके इतनी दूरी पे 10 लोग हैं और ये जो जिनसे वो मिलने जा रहे हैं वो दरवाजा निकाल के अगर पीछे वो गृह मंत्री या अखिलेश जी के पीछे पीछे चलने लगे तो क्या अखिलेश जी वहां से लौट जाएंगे या गृह मंत्री जी लौट जाएंगे? तो इसको एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह रूल नहीं बनाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। प्रैक्टिकली ये चीजें असंभव हैं। हाँ, जो नेता या जो अधिकारी या मंत्री संतरी जाते हैं प्रचार के लिए, वो जितना संभव हो इस एसओपी को फॉलो करें और करवाएं, यही देश हित में और समाज हित में है। अब जहां तक प्रचार की बात है, मैंने कई बार आपके यहाँ भी और बाकी चैनल्स पे भी ये बात कही। अभी सत्येंद्र जी तो खैर नाराज हो रहे थे, उनका इशारा शायद मेरे तरफ भी रहा होगा कि राजनीतिक विश्लेषकों पर रोक लगनी चाहिए। देखिए यही समाजवादी पार्टी थी जब मुलायम सिंह की समय में सत्ता में थी, तो उन्होंने कितने पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए के अवार्ड दिए। कई हमारे भी परिचित हैं, वो गुरुजन की श्रेणी में आते हैं। तो उस समय वो चापलूस या वो एक तरफा रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार नहीं थे क्या? सत्ता में जो भी होता है, मैंने एक दिन चर्चा में आपके यहाँ कहा भी था कि अखिलेश जी से हमारी 2015 में इसी मुद्दे पर बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो हमने उनसे कहा कि देखिए जो करेंगे जो भी सत्ता में, आ रहा हूँ मैं सत्येंद्र जी, आ रहा हूँ आपके पास, जो भी सत्ता में हो उसे मीडिया, पत्रकारों को या किसी भी संस्था को
पत्रकारिता भी देखिए एक चौथा स्तंभ है अपने लोकतंत्र का। उसको अपने साथ उसको आपको पालना नहीं चाहिए। आपको उसको ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे पीछे घूमे। लेट देम डू देयर जॉब। उनको स्वतंत्र ढंग से अपना काम करने देना चाहिए। ये हमेशा हर नेता को, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आज विपक्ष का नेता हो या गृह मंत्री हो, उसको ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता आनी जानी चीज है। आप हर संस्था से इतनी दूरी रखिए जितनी आवश्यक है, और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हर संस्था के लोकतंत्र के चारों पिलर्स को स्वतंत्र ढंग से काम करने दीजिए। आप देखें, आपको एक और उदाहरण दूं। अखिलेश जी जब 2012 में चुनाव जीत कर आए थे चंद्रशेखर जी, तो तमाम मीडिया के लोगों ने एक ये एजेंडा चलाया, मैं उसको एजेंडा कहता हूँ, कि देखिए एक नए चेहरे के पीछे, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी के इनर सर्कल्स में भी सर्वे हुए थे और मैं कवर कर रहा था उत्तर प्रदेश का चुनाव। इतना उम्मीद नहीं थी कि इतने बहुमत के साथ, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा की चर्चा चल रही थी और अखिलेश जी के नेतृत्व में वहां पे आ जाएगी समाजवादी पार्टी सत्ता में, तो पूरे मीडिया ने एक चलाई खबर कि अखिलेश के युवा चेहरे को लोगों ने पसंद किया और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरफ आकर उनके साथ खड़े होकर वोट दिया। तो तब तो आपको मीडिया अच्छा लगता है, लेकिन जब वही मीडिया दूसरे लोगों के लिए ये बात कहता है तो आपको खराब लगता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ चंद्रशेखर जी कि मीडिया की भूमिका जब ये चलाता है कि युवा चेहरे के साथ खड़ा हो गया, जब चुनाव रिजल्ट देख करके हम एनालिसिस करते हैं, तो वो भी नहीं ठीक है। और जब वो एक तरफा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की कवरेज केवल करता है, वो भी नहीं ठीक है। सभी की अपनी भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। ये जो चाहते हैं, जो कह रहे हैं सत्येंद्र जी, ये इनका चाहना, इनका मोटिव बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। और इसके लिए मीडिया, जैसे हमने पहले भी कहा, कितनी स्पेस किसको दी जा रही है, मीडिया का कवरेज की मॉनिटरिंग होती है। हम भी कमेटी में रहे कई बार, और मॉनिटरिंग होती है। उस मॉनिटरिंग में आप कंप्लेंट अगर उस कमेटी को कर दीजिए। मैंने आपको बताऊं, पिछले चुनाव में, चुनाव के बीच में एक लेख छप गया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, जब चुनाव चल रहे थे झारखंड के और कई जगहों पे। मैंने स्वयं कंप्लेंट किया, मैं आप रिकॉर्ड बता रहा हूँ चुनाव आयोग को, चूंकि मैं कमेटी का मेंबर था, कि वो लेख में जितने भी सरकार के एजेंडे थे कि हमने क्या क्या काम किए हैं, वो उन्होंने लिखे थे एक बड़े अखबार में। हमने कहा कि ये चुनाव के बीच में ऐसा लेख कैसे आ सकता है। उसमें और भी ऐसे लेख आने वाले थे, चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और बैन हो गया, बंद। बिल्कुल, देखिए इंदुकान जी, दुर्भावनाएं नहीं पाली जानी चाहिए। कई बार सत्येंद्र यादव को कुछ लग रहा है तो वो अपनी बात कह रहे हैं, हमें लग रहा है तो हम कह रहे हैं, लेकिन उन बातों को लंबे समय तक लेके नहीं चला जा सकता। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोग एक दूसरे के ऊपर कहीं कटाक्ष करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा जो अंतर्निहित भाव है वो ये है कि चीज़ों में सुधार होना चाहिए, और वो सुधार नहीं हो पाता है। सत्येंद्र यादव जी, देखिए इंदुकांत दीक्षित जी ने अपनी भूमिकाओं को भी बहुत आपके सामने स्पष्ट किया, और वो गाहे बगाहे समझ गए आपकी मंशा। और मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि दुर्भावनाओं और मंशाओं पर कभी बहुत ज़्यादा निर्धारित या उस पर नहीं रहना चाहिए कि हम दुर्भावनाओं को पाल के बैठेंगे। सवाल और जवाब एक दूसरे में कहीं ना कहीं दायरे में लाते हैं, और ये दायरे में लाने के लिए ही इतना बड़ा ये जो मीडिया है। अब निश्चित रूप से कई लोग इसका गलत फ़ायदा उठाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, और हम सवाल बड़े साफगोई से और बड़ी ईमानदारी से पूछते हैं हमेशा। हेलो जी, देखिए, ऐसा है कि जो दीक्षित जी हैं, दीक्षित जी ने भी आपकी बातों को ध्यान से सुनिए। ये या तो माननीय अखिलेश यादव जी को लेकर कमेंट कर रहे हैं, या अपनी व्यक्तिगत चीजें गिनाते हैं। मैं इनके साथ कई बार बैठ चुका हूँ। ये प्रत्येक डिबेट में ये बताया करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि अखिलेश यादव ने मुझे बुलाया और वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे ये कहा। आप हर बार, या फिर आप कौन सी कमेटी के मेंबर हैं, कौन सी कमेटी के सदस्य हैं, मैं अभी अपना परिचय नहीं दूंगा, आप अभी गूगल करेंगे हीरो भैया। ये बहुत छोटी बातें हैं, अपना परिचय देना। आप डिबेट पर एक मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं, आप देश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घटनाओं की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं। आप उसमें
व्यक्तिगत प्रचार दीक्षित जी का मैं ज्यादा मुझे नजर आ रहा है कि आपको ये आप हर डिबेट में बोलते हैं कि अखिलेश यादव ने मुझे बुलाया, मुझसे मिले, मुझसे ऐसा हुआ वैसा हुआ, या किसने किसको अवार्ड दिया, क्या दिया? क्या अखिलेश यादव जी ने अकेले ने अवार्ड दिया है? क्या पत्रकारों को जो सम्मानित किया है माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने अकेले किया है? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या कर रही है? वो तो पूरे टीवी सेटेलाइट्स को फंडिंग कर रही है। आप बोल पाएंगे क्या? जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार होती है, दीक्षित जी ने आज तक बता पाया? तब अगर प्रदेश में कोई भी घटना घटित होती है, माननीय अखिलेश यादव की फोटो लगा के चैनल पर जो खबरें चलती हैं कि देखिए गुंडा राज, माफिया राज उत्तर प्रदेश चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या इनको नहीं मालूम है कि पिछली सरकार में कितनी घटनाएं घटी और इस सरकार में कितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और कितनी घटनाएं घट रही हैं? क्या किसी की हिम्मत है कि जो मुख्यमंत्री की फोटो लगा के टीवी पे खबर दिखा सके? क्या ये दीक्षित जी बोल पाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है? नहीं सर, ये नहीं बोल पाएंगे। नहीं ये सिर्फ सत्येंद्र जी, अखिलेश यादव जी को लेकर गिना सकते हैं। सत्येंद्र जी, दूसरी बात, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है कि ये अपना प्रचार करें या किससे मिल रहे हैं, कहाँ कमेटी में मेंबर है, उससे मतलब नहीं है। मेरा एक ही मतलब है, उत्तर प्रदेश में जो अपराध चरम पर है, जो बहन बेटियों को रात में जलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो झूठ की फैक्ट्री चल रही है, जो चारों तरफ सब कुछ ठीक ठाक, हमारे यहाँ गांव में कहावत कहते हैं भूसे पे लीपना, सरकार जो भूसे पे लीपने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में गरीब जो है परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई से परेशान है लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, अस्पतालों में देखिए लोग जान, ये सरकार के पास जो लाइन से आज गाड़ियां निकल रही हैं, जब कोरोना चरम पर था, ये सरकार की गाड़ियां कहाँ थी जो अब वैनें निकल रही है सरकार के पास? इन्होंने जो सरकारी बसें अपनी रैलियों के लिए इस्तेमाल की, जब कोरोना चरम पर था, ये कहाँ थी? ये इंदुकांत दीक्षित जी बताएंगे ये बात? क्या ये बता देंगे सर? वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी अपनी भूमिका निष्पक्ष रही है। लेकिन सरकार, पत्रकार का मतलब क्या होता है? खाली विपक्ष पे सवाल करना, सत्ता से कोई सवाल नहीं करेगा सरकार। इनको सवाल करना चाहिए कि जो सरकार अब अपने यंत्र बाहर निकाल के आ रही है, कोरोना में क्यों नहीं निकाला इन्होंने? तो मेरा मतलब फिर इनसे भी नहीं है, ये निकाले न निकाले ये महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है, उत्तर प्रदेश में सरकार जाने वाली है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री पहुंचाई जाए, कैसे 22 लाख से ज्यादा लोगों को आईटी से और अदर डिपार्टमेंट्स में उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, कैसे लोगों को 18,000 महिलाओं को हर सालाना कैसे उनको रुपया उपलब्ध कराया जाए, और हमारे साथ जो कन्याओं को विद्याधन दिया जाता फिर शुरू किया जाए, बेटर रोड और जी आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारा सिर्फ हिंदू और मुसलमान में बांटकर और सत्ता सरकार में 5 साल मजे करना, और उसके बाद जैसे ही चुनाव आए उसके बाद फिर हिंदू मुसलमान चालू कर देना, और फिर कह रहा मैं प्रधानमंत्री घर घर जाए ताकि हिंदू मुसलमान चालू हो जाए। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये चोला ओढ़ते हैं, न ये हिंदुओं के है न मुसलमानों के हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकार धोखेबाज सरकार है, झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है, चोर सरकार है। ये कोरोना में आप देखिए सिलेंडर इनका कितने में बिका, चोरी हुआ, राशन इनका चोरी होता है, दवाइयां ये चोरी करते हैं। ये सरकार ने जिस तरह से आम और गरीब आदमी के साथ जो छल किया है, इसका घड़ा भर चुका है। सरकार जा रही है। ठीक है आलोक वत्स जी, आलोक जी आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है इंदुकांत दीक्षित जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात सत्येंद्र जी, मूल मुद्दे की बात यह है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और उसके साथ साथ कई नैतिक उल्लंघन हो रहे हैं। लेकिन ये उल्लंघन कर कौन रहा है? ये राजनीतिक दल कर रहे हैं और उनको अपनी भूमिकाएं समझनी चाहिए। और उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप अछूते हों, सब कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी स्वयं को लेनी होगी कि हम ये नहीं करेंगे। कोई संकल्प आपका भी आना चाहिए लोगों के सामने। और ये संकल्प भी आना चाहिए और कहीं ना कहीं इस बात पर भी मंथन होना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं फिर एक बार टीएन शेषन जैसा कद चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को उस समय के कार्यकाल जैसी उपलब्धियां अर्जित हों, और चाहे वो कोई भी हो,
पक्ष विपक्ष या कोई भी कार्रवाई आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः उल्लंघन जमीनी स्तर पर करवाने की जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी से अगर कोई गुरेज करता है तो उस पर सख्त धाराओं में कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है वो आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जनता ये सब देख लेती है कि उल्लंघन हो रहा है लेकिन कौन मौन है और किसको सज़ा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी भूमिकाओं को सशक्त करने के बजाय जनता के बीच में अगर इस तरह का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से अशक्त करते हैं, और ये सबकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्धता राजनीतिक दलों को स्वयं से चाहिए बजाय दूसरे के। लेकिन हर बार जब भी चुनाव आते हैं शिकायतें दर्ज की जाती हैं, उनका निस्तारण होता है, लेकिन उनके बीच में एक गहरी बात यह रह जाती है कि आखिर क्यों जब आदर्श आचार संहिता लिखा जा रहा है, जब आचार संहिता को आदर्श आचार संहिता लिखा जा रहा है, तो उस आदर्श का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्यों उसको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है? और यही सब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो राजनीतिक दलों को निभानी चाहिए। चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो शिकायतों के बाद आरोपियों को खुद दंडित करे। आलोक जी, देखिए, कोई भी आगे बढ़कर ये नहीं कह रहा है कि हम जिम्मेदार हैं और इसका पूर्णतया हम निर्वहन करेंगे कि जो आदर्श आचार संहिता है इसका उल्लंघन कम से कम हमारे द्वारा नहीं होगा। जी जी, पहले तो मैं सत्येंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें करी कि योगी राज में बलात्कार हो रहा है और गुंडागर्दी चरम पर है और बेरोजगारी आ गई है और सारा चीज ठप हो गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि लोहिया जी के समाजवाद में उनके समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को नेता मान के आगे चलो? ये मुझे जरा समाजवाद का ये फॉर्मूला समझा दें। ये तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस में हो रहा है, राजशाही, जमींदारी प्रथा, ये उसको ढोने वाले लोग हैं। और ये हमसे कंपेयर करेंगे? ये जेपी नड्डा जी के पिताजी का नाम जानते हैं? नहीं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के भी पिताजी का नाम नहीं जानते हो। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। कोई भी वर्कर अगर उपयुक्त पाया जाता है तो उसको सही और उचित सम्मान और स्थान दिया जाता है, लेकिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होता है, बाद में वो किसी पद का को सुशोभित करता है। आज हमारे गृह मंत्री अगर डोर टू डोर जा रहे हैं तो इनको सबक लेनी चाहिए। ये एक कार्यकर्ता के रूप में जा रहे हैं। हाँ, ये सही है कि जैसा हमारे राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि जब जिस तरीके के लोग कहीं जाते हैं, चाहे अखिलेश जी भी जाए या बहन मायावती भी जाए, 40-50 तो उनके साथ सिक्योरिटी वाला ही चला जाता है। उसके बाद ये जो पत्रकारों की फौज है वो भी चली जाती है। तो आचार संहिता का उल्लंघन तो वही हो जाता है। वो 10 आदमी पर तो रह ही नहीं पाता है। और ये एक प्रैक्टिकल बात है, उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता बगैर सिक्योरिटी के। तो इन सब चीजों पर सारे दलों को बैठ मिलकर एक ठोस निष्कर्ष लेना चाहिए कि जनता के बीच में जब इस तरीके की बातें होती हैं तो सारे नेता हास्यास्पद नजर आते हैं कि देखिए सब आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, जबकि उनका दोष नहीं है। भाई सिक्योरिटी तो उनको चाहिए, सिक्योरिटी नहीं देंगे तो वो जाएंगे नहीं। और इतना योगी जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, 55 लाख लोगों को घर मिला है, 1 करोड़ से ऊपर शौचालय का निर्माण हुआ है। इनके राज में बहू बेटी रोड पर जाती थी, वो दृश्य भूल गए, हमने उस दृश्य को खत्म कर दिया। बुंदेलखंड में 45 वर्षों के बाद रेल के द्वारा पानी ले जाया जाता था, वहां हमने पानी पहुंचा दिया बगैर रेल के। उसके बाद जितने हमने हाईवे का निर्माण किया है, हमने मेट्रो की स्थापना की है।
हमने हर राज्य के हर दूसरे जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। तो ये सब चीजें इनके समय में कहाँ थी? और अगर ये इतने ही अच्छे थे, प्रचंड बहुमत से आए थे, जैसा कि इंद्रेश जी ने कहा था, और वाकई में प्रचंड बहुमत से आए थे, युवा चेहरा पर लोग आकर्षित हुए थे, तो क्यों इनकी विदाई हो गई? हम तो जिस राज्य में रहते हैं वहाँ हम दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ 3-3 टर्म के चीफ मिनिस्टर हैं, अब तो बहुत 4 टर्म वाले हो जाएंगे। इन्होंने कब 2 टर्म लगातार हासिल किया है, जरा बता दें मुझे। और इसमें कभी कोई संशय नहीं है कि योगी जी प्रचंड बहुमत से दोबारा यूपी में सरकार बनाएंगे और यूपी को अब हिंदुस्तान का सेकंड सबसे सफल राज्य हो रहा है, दूसरे टर्म में वो फर्स्ट पे ले जाएंगे, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं। ठीक है। इंदुकांत जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। इंदुकांत जी, बहुत सारी शिकायतें हैं आपकी सत्येंद्र यादव की आपसे। जी, मैं बात भी कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं बात रखूं अपनी चंद्रशेखर जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं चाहता था भी कि आप अवसर हमें दें बात अपनी रखने की। देखिए, सत्येंद्र जी जो भी शिकायत करें, ये उन्हें व्यक्तिगत बात करने के लिए तो ये मंच है भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा 2-3 बातें जो मोटी मोटी कही कि अपना प्रचार करने के लिए शायद आते हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी किस कमेटी में बता रहे हैं, कई बार बता चुके हैं कि हमको अखिलेश जी ने बुलाया, हमने बात किया। देखिए, 2-3 बातें हमने चर्चा की सिर्फ इसलिए, और उनको ये जानना चाहिए कि ये छपाक और प्रचार का रोग जो है नेताओं को होता है, पत्रकारों को तो ये भगवान ने अवसर दिया है कि वो खुद सब जगह दिखते नजर आते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होती। और हैविंग सेड दैट, जो कमेटी की बात हमने कही, या हमने चूंकि बार बार सत्येंद्र जी एक सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की चीजें हुई, एक्शन नहीं होता है, एक्शन नहीं हो रहा है, क्या तरीका है? प्रधानमंत्री के एक काल से मुख्य चुनाव आयुक्त उनके पास हाजिर हो जाता है। तो उनको ये समझना चाहिए कि इन सब चीजों के लिए सिस्टम बना है। अगर आपने कंप्लेंट किया तो एक्शन होना है, और वो कंप्लेंट कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, उसके रेफरेंस में हमने उनको सिर्फ बताया कि एक कमेटी होती है, जो मीडिया कमेटी होती है, मीडिया में क्या पब्लिश हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, चुनाव के समय में बाकायदे इलेक्शन कमीशन की तरफ से मॉनिटरिंग करवाई जाती है। आप उसमें कंप्लेंट करके देखें, और मैंने इसीलिए व्यक्तिगत उदाहरण दिया कि कोई कहानी नहीं है, मैंने कंप्लेंट किया और उस पर रोक लगा और एक्शन हुआ। तो अगर इन चीजों को इनको लगता है कि प्रचार किया जा रहा है, तो ये उनके अपनी सद्बुद्धि है, इससे हमें कुछ नहीं करना है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम या मीडिया की भूमिका में प्रेजुडिस होता है, ये उनको इस समय भी याद आना चाहिए सत्येंद्र जी। जब हाथरस का कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, तो मीडिया ने अपनी ओवी वैन्स लगा के, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 24 घंटे उसका प्रसारण किया, और किस तरह से सरकार को बिल्कुल अपने, जो कहते हैं कि हर बुलेटिन, हर मिनट सरकार के एक एक एक्शन को दिखाया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया, कहीं मीडिया की एंट्री नहीं रोकी गई। लेकिन आपको याद होगा मुजफ्फरनगर के दंगे, जहाँ पे कितने विभत्स तरीके से मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को मारा गया, वहाँ पे जहाँ दंगे के क्षेत्र थे वहाँ मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई। उस समय कहा गया था आपका लोकतंत्र के प्रति प्यार। तो ये विपक्ष पे सवाल नहीं, मेरा सवाल हर उस सत्ताधारी पे है जो सत्ता के नशे में, जब वो सत्ता में होता है तो वो ये भूल जाता है कि कल उसे विपक्ष में भी आना पड़ेगा। मैं इस बात का बहुत कायल हूँ चंद्रशेखर जी कि एक नेता के तौर पे अखिलेश जी बहुत ही डेमोक्रेटिक लीडर हैं, लेकिन 2012 के पहले जो उनका चेहरा था, मैं इसकी चर्चा कई बार करता हूँ, उन्होंने कहा कि हम किसी गुंडे को, किसी मवाली को, किसी बाहुबली को अपनी पार्टी में जगह नहीं दूंगा। उसका इम्पैक्ट उनको 2012 के चुनाव में दिखाई दिया। लेकिन इस चुनाव में क्या है कि हमारे यहाँ जो भी आएगा, उससे कोई भी केस हो, वो बाहुबली जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया, इंक्लूडिंग हिज चाचा, उन सारे लोगों को इस बार वेलकम कर रहे हैं। तो इस तरह से चुनाव जीतना संभव नहीं होता है, जैसा जो चेहरा उनका एक निष्पक्षता का, ईमानदारी का 2012 का था। अगर फिर से सत्ता में आना है तो आपको उसी चेहरे के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ बेसिकली इज अ वेरी गुड लीडर। जी चंद्रशेखर जी। सत्येंद्र जी, देखिए हम बहुत सारी चर्चा जब करते हैं तो कई चीज़ें निकल के निष्कर्ष सामने आता है,
उसमें मुझे ये भी लगता है कि ये जो आदर्श शब्द है ये शायद वर्तमान दौर में राजनीति के जो आदर्श हैं उससे कहीं मेल नहीं खाता और आदर्श अलग हटा देना चाहिए राजनीति से, शायद अगर सरकार बनानी है या सत्ता में बने रहना है तो। जी सबसे पहले तो हेलो, आ रही आवाज, आ रही है आपकी। हाँ, सबसे पहले तो जो दीक्षित जी ने ये कहा कि जो घटनाएं घटी तो उसमें मीडिया की एंट्री को नहीं रोका गया। मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा कि अगली बार किसी डिबेट में जब पॉलिटिकल एनालिसमेंट करें तो ये अपने आप को करेक्ट करें, उसके बाद बताएं और गलत संदेश न दें, गलत सूचना उपलब्ध न कराएं किसी को। क्या है गलत सूचना बता दीजिए ना आप। हाथरस में रूबिका लियाकत से लेकर चित्ता त्रिपाठी जी से लेकर और श्वेता सिंह से लेकर जितनी मीडिया एंकर्स हैं जो टेलीविजन सैटेलाइट की, ये सब चिल्ला रही थी कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है। ये जरा अभी वीडियो निकाल लें, मैं गूगल पे, नहीं तो मैं आपके माध्यम से इनको भेज दूंगा कि मीडिया जिस तरह से चिल्ला रही थी कि प्रशासन मुझे एंट्री नहीं दे रहा है, पुलिस घुसने नहीं दे रही है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। जब मीडिया ने पूरा तांडव मचा दिया, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मीडिया की वहां पर एंट्री हुई है। ये आपको भी मालूम होगा, आप इस शो को होस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको भी याद। किस तरह से मीडिया ने जब तांडव मचाया तब जाके मीडिया की वहां पर एंट्री वहां पर पुलिस प्रशासन ने दी। तो सबसे पहले तो मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा। दूसरी बात, इन्होंने जो प्लेटफॉर्म की बात की है, ये अभी मेरे बारे में शायद परिचित नहीं है और मैं परिचय देना भी नहीं चाहूंगा। मेरे पास कितने प्लेटफॉर्म है और मैं कौन हूं और मुझे कितनी मेरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, अभी इनको समय लगेगा जानने में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत वर्चस्व आड़े नहीं आना चाहिए सत्येंद्र यादव जी, मेरा ये मानना है। मैं इसको कभी नहीं कहना चाहूंगा और ना मैं कहता हूं। मैं इतना कहता हूं, समय समाप्त हो रहा है, संक्षिप्त अपनी बात रख दीजिए। जी, तो मेरा ये मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म की बात न करें, ठीक है, ये बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं। आलोक वत्स एक लाइन में अपनी बात रख दीजिए। कहूंगा अभी अपने कार्यकर्ताओं की फौज को ठीक और डिसिप्लिन बनाए, गुंडा मवालियों को पार्टी में प्रवेश ना दें और जिन्ना की तारीफ करना बंद कर दें, राष्ट्रीयता की बात करें। समय समाप्त हो रहा है। सत्येंद्र यादव, आलोक वत्स, इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। आदर्श आचार संहिता में जो आदर्श शब्द है वो बड़ा बेमानी सा इसलिए लगता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो अपनी भूमिकाओं के निर्वहन में कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं और जनता में यही संदेश उनकी ईमानदारी का जा रहा है जो उनको कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहिए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।